वेलकम टू बोट ठाकुर आईएएस एकेडमी। आज 16 मार्च 2023 है और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पर हम बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो आज का जो प्रमुख डेली करंट अफेयर जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और आपके असम ट्रिब्यून से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे चर्चा करते हैं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो है आपका अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। आपने इससे पहले भी सुना होगा। अटल इनोवेशन मिशन से रिलेटेड कई बार यूपीएससी में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन ने आपको एटीएल सारथी नामक एक ऐप लॉन्च किया है। हम जानेंगे कि एटीएल सारथी है क्या और ये जो अटल इनोवेशन मिशन जो है आखिर ये किस तरीके से ये काम करती है, क्या है ये, किस संस्था के द्वारा इसे संचालित किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी एक तमिल राइटर है जिनका नाम है पेरुमल मुरुगन्स। पेरुमल मुरुगन्स का एक नोवेल नोवेल है जो लॉन्ग लिस्टेड आपको बुकर प्राइज 2023 के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। बुकर प्राइज 2023 के लिए तो इनके बारे में भी हम चीजों को समझेंगे। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका न्यूज है आर्म ट्रेड से रिलेटेड। आपका जैसे पता है आपको, भारत देश, कतर हुआ, ये सब विश्व के प्रमुख दो ऐसे देश हैं सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करते हैं। तो हम चर्चा करेंगे आर्म्स इंपोर्ट के बारे में, है क्या, कौन सा देश सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट करता है ना। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपको GS3 इकोनॉमी से संबंधित है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउड द बैंक फ्रॉम 18 कंट्री। विश्व के 18 देश ऐसे हैं, उन 18 देश के बैंकों के साथ रुपीज में अर्थात रुपया में व्यापार करना चाहती है। विश्व के 18 देशों में अपना अकाउंट खुलवाएगी और व्यापार करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डॉलर की जो डिमांड है वो कम होगा मार्केट में और भारत इस तरीके का बेहतर कदम उठा रही है। और मोस्ट मॉडल क्वेश्चन है आपका, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे साथ में। बाकी आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें और साथ में हमारे साथ MCQ को भी सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। अटल इनोवेशन मिशन ने एटीएल सारथी नामक लॉन्च किया है। अब कहेंगे कि अटल इनोवेशन मिशन जो है लॉन्च किया है। अब अटल इनोवेशन जो मिशन है नीति आयोग के द्वारा ही संचालित किया जाता है। नीति आयोग के अंदर में ये काम करती है और उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है आपको एटीएल सारथी। अब आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि भाई एटीएल सारथी है क्या, एटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दरअसल एटीएल का फुल फॉर्म होता है अटल थिंकरिंग लैब्स है ना। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो एवर ग्रोइंग इकोसिस्टम तैयार करता है। बहुत सारे यंग बच्चे हैं, यंग माइंड है जिनके मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं, ऐसे ऐसे नए नए इनोवेशंस करने की इच्छा होती है। या फिर जब बचपन में आप भी होंगे तो आपको लगता होगा कि भाई ये चीजें बना दिया जाए, हवाई जहाज में ये पॉइंट किया जाए या नए तरीके के तंत्र तैयार किया जाए। तो उनके यंग माइंड को बढ़ावा देने के लिए अटल एटीएल सारथी नामक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जो नीति आयोग के तहत काम करता है अटल इनोवेशन मिशन के नाम से। थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे इसके बारे में कि ये एटीएल सारथी है क्या। एटीएल सारथी अटल इनोवेशन मिशन जिसको AIM कहते हैं और ये नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था अटल इनोवेशन मिशन को, और साथ में एटीएल सारथी यहां पर। अब मैंने जैसा कि कहा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है। कैसा कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग भाई? तो इसके माध्यम से अटल थिंकरिंग जो लैब के इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, बच्चों के लिए लैब तैयार किया जाएगा, बच्चों के इनोवेशंस को एक तरीके से उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन जो है अटल थिंकरिंग लैबोरेटरी तैयार करेगा और इस लैब के अंदर में स्कूल के बच्चे जो हैं जिनके अंदर में बहुत सारे तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिसको आप क्यूरियोसिटी कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं या इमेजिनेशंस कहते हैं, उन इमेजिनेशंस को पूरा करने का मौका उन बच्चों को मिलेगा।
इससे हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बढ़ावा मिल सकता है, इससे नए नए बच्चे के अंदर में इनोवेशंस करने का जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए सरकार इस योजना को लेकर आई है। एक तरीके से कह सकते हैं कि एटीएल सारथी एक तरीके से एक चैरियोटरी की तरह होगा, जो आने वाले बच्चों के अंदर में एक बेहतर इनोवेशंस और आइडिया जो है डेवलप करेगा। फिलहाल जो है एआईएम अटल की इनोवेशन मिशन के जो डायरेक्टर है नीति आयोग का डॉक्टर चैतन्य वैष्णवे हैं। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको फोकस रहने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। आप सबको पता होगा कि तमिल राइटर के बारे में, जैसा कि हमने बात किया, एक तमिल राइटर हैं जिनका नाम है पेरुमल मुरुगन्स। पेरुमल मुरुगन्स का एक नोवेल है और वो नोवेल 2023 के जो बुकर प्राइज है, उस 2023 के बुकर प्राइज के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट 2023 के लिए। कई बार बुकर प्राइज से प्रश्न आपके एग्जाम में असम पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्राइज से पूछे जाते हैं। जैसे हाल फिलहाल में ऑस्कर प्राइज मिला आपको, जो गाना जो था जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आपका नाथू नाथू गाना को लेकर मिला था। तो इनका जो है पेरुमल मुरुगन्स का नोवेल हुआ करता था जिनका नाम था पायरी। अब पायरेज जो है ये हो सकता है प्रश्न में पूछेगा कि भाई किस नोवेल को मिला है, तो पायरेज नोवेल है आपका। कौन सी भाषा में है? तमिल भाषा में। राइटर कौन है? तो पेरुमल मुरुगन्स है, राइटर है आपका, है ना। अब इस बुक को ट्रांसलेट करने वाले जो ओरिजिनल तमिल जो बुक है, उस बुक को ट्रांसलेट करने वाले जो है जिनका नाम है पुकुलई, है ना। दिस बुक इज ट्रांसलेटेड ऑफ द ओरिजिनल तमिल बुक। जो ओरिजिनल तमिल बुक है उसका नाम है पुकुली। पुकली नाम है। पुकली जो है इसी एक कहानी है इंटरकास्ट कपल से संबंधित, इंटरकास्ट मैरिजेज से संबंधित कहानियां है इसके अंदर में, जो एक कपल्स होते हैं जो आगे चलकर सेटिंग ऑफ मोशन स्टोरी में दिखाया गया है ना। लेकिन इसी को आप कह सकते हैं कि अनिरुद्धन वासुदेवन ने इस नोवेल को ट्रांसलेट किया है अंग्रेजी भाषा में, 2016 में इसको ट्रांसलेट किया था। तो ये बातें हैं। तो हमारी ये तमिल राइटर जो है पेरुमल मुरुगन्स को नोवेल, ये आप कह सकते हैं कि इस नोवेल के लिए इनको बुकर प्राइज मिला है। अब कभी कभी मन में ये भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि बुकर प्राइज में क्या होता है, तो दरअसल बुकर प्राइज के जो प्राइस मनी होते हैं वो 50,000 पाउंड होते हैं, 50,000 पाउंड होते हैं। और ये प्राइस मनी जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो राइटर होते हैं, लिखने वाले जो होते हैं, और साथ में उस बुक को जिसने आपको क्या किया, ट्रांसलेट किया, उन दोनों के बीच में ये प्राइस का विभाजन किया जाता है। तो ये है इंपॉर्टेंट है, बुकर प्राइज से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आर्म्स ट्रेड से संबंधित। आपका आर्म्स का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा व्यापार है। आप सभी को पता है जिस प्रकार से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ है ना, और उस युद्ध में अभी तक अगर यूक्रेन रसिया के सामने अगर खड़ा है तो उसका मेन है आर्म्स है। तो अभी हाल फिलहाल का डेटा जो सिप्री ने जारी किया है डेटा, उस सिप्री डेटा के अनुसार से आप कहा जा सकता है कि यूक्रेन विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आर्म्स को इंपोर्ट करने वाला देश बन गया है। मतलब कह सकते हैं यूक्रेन बिकम अ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन 2022 में, आफ्टर कतर और इंडिया। कतर और इंडिया के बाद दुनिया में आप समझ, कतर और इंडिया के बाद जो है आप कह सकते हैं कि तीसरा नंबर पर यूक्रेन है जो आर्म्स का इंपोर्ट किया है ग्लोबल। मतलब पूरी दुनिया में जो ग्लोबल जितना भी आर्म्स इंपोर्ट हुए उसका 2% अकेले पिछले 5 सालों में इसने इंपोर्ट किया है। तो ये रिपोर्ट है आपका सिप्री का रिपोर्ट है। हो सकता है ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं, फाइंडिंग रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे यूरोप की कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं, यूएसए की कहानी को समझ लेते हैं, फिर भारत का क्या शेयर है इसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल क्या है कि 2013 से 17 से लेकर आपके 2018 और 22 में यूरोपियन कंट्री जो है उनका आर्म्स का जो इंपोर्ट है दिन पर दिन बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो मेजर आर्म्स 47% से इंक्रीज देखने को मिला है। ग्लोबल ट्रांसफर आर्म्स जो है हालांकि 5% डिक्रीज हुआ, लेकिन यूरोप में बढ़ता हुआ सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई आर्म्स का एक्सपोर्टर है तो वो आपका अमेरिका है। यूएसए जो है आर्म्स का एक्सपोर्टर जो उनका 33% से बढ़कर 40% हो गया। रसिया का शेयर अगर हम बात करें तो सेकेंड मोस्ट टॉप एक्सपोर्टर में अगर हम बात करें रसिया का, तो 22% से घटकर 16% हो गया। तो सबसे ज्यादा आर्म्स का जो
आप यहां पर देख सकते हैं एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन है, आपका यूएसए है। रसिया हुआ करता था तो रसिया का 22% से 6% हो गया। फ्रांस तीसरे नंबर पर हुआ करता था, उसका शेयर जो है 7% से 11% बढ़ गया है। तो ये एक टॉप एक्सपोर्टर हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया जो है ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट हुआ करता था पिछले 5 वर्षों में, उसके बाद सऊदी अरबिया, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया, उसके बाद कतर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से इंडिया शेयर ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट वाज द हाईएस्ट। भारत भी दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म्स का इंपोर्ट करता है आपका, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, कतर और ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया आर्म्स इंपोर्टर हैज डिक्रीज, हालांकि इंडिया का जो आर्म्स इंपोर्ट है दिन पर दिन घटता जा रहा है। जैसे कि आप रसिया पहले नंबर, फिर फ्रांस, यूएसए और इजराइल वर द मेजर एक्सपोर्टर टू इंडिया। इंडिया को जो सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट करने वाला जो देश है वो रसिया है, फिर फ्रांस है, यूएसए, इजराइल है। ये मेन एक्सपोर्टर हैं भारत को आर्म्स आपको भेजने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभी आपके पूछ देते हैं। अब भारत सरकार जो है, अब एक चीज आपको समझने वाली जाती है कि इंडियन गवर्नमेंट फॉर डिफेंस इंडिजनाइजेशन के लिए कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कदम उठाई हैं कि हमें आर्म्स इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, हम अपने ही देश में आर्म्स को बेहतर तरीके से बनाएं। तो इसके लिए भारत सरकार जो है काफी प्रायोरिटी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर काम किया है। एक एक्ट आया था जिसका नाम था डिफेंस एक्वाइजेशन प्रोसीजर 2020 के अंदर में, उसके तहत बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। पॉजिटिव इंडिजीनियस लिस्ट के बारे में कहे तो 74% जो है भारत सरकार ने ऑटोमेटिक रूट में एक तरीके से एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवा सकता है 74%। उसी प्रकार से सृजन नामक पोर्टल बनाया था जो टॉप प्रमोट, जो इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उसमें आर्म्स इंडस्ट्री में थी, डिफेंस इंडस्ट्री भी थी उसमें अंदर में। साथ साथ में भारत सरकार में 2 डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर भी बनाया है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर में। साथ में मिशन डेफ स्पेस इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस के स्कीम्स भी लेकर आया है, ताकि मिशन डेफ, आप कह सकते हैं कि भाई डेफ स्पेस के माध्यम से नए नए तरह की तकनीकी भारत देश के अंदर में बनाया जाए। तो भारत भी कोशिश कर रही है, भारत सरकार की डिफेंस हमारा जो है अपना हो, इंडिजीनियस हो, एक तरीके से स्वदेशीकरण की तरफ भारत भी मोड़ कोशिश कर रही है अपने आप को। नेक्स्ट जो न्यूज है बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब हमारे बैंक जो है 18 देशों के साथ ट्रेड करेगा, वो भी रुपया में करेगा। डॉलर की जरूरत नहीं है, यूरो की जरूरत नहीं है, पाउंड की जरूरत नहीं है, स्टर्लिंग की जरूरत नहीं है, भारत रुपया में व्यापार करेगा। तो आरबीआई ने इस बात का अप्रूवल दिया है फॉरेन बैंकों को, 18 देशों के फॉरेन बैंकों को अपना ओपन वॉस्ट्रो अकाउंट, जो वॉस्ट्रो अकाउंट जो होता है, मतलब ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय, जैसे हमने अपना अकाउंट रसिया में खोल दिया, भारत अपना अकाउंट जापान में खोल दिया, और जब भी जापान के साथ व्यापार कर रहा है तो भारत क्या करेगा कि अपनी करेंसी जो है जापान के बैंक में जमा करवाएगा, और जब जापान भारत के साथ व्यापार करेगा तो वही रुपया से जो है भारत में व्यापार करेगा। तो इसके लिए 18 देशों के साथ भारत जो समझौता किया, और आरबीआई ने इस बात को अप्रूवल दे दिया कि हम फॉरेन बैंकों में अपना अकाउंट खोलेंगे और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड जो है रुपया में करेंगे। तो 18 कंट्री कौन कौन है, जैसे बोट्सवाना है, फिजी है, जर्मनी है, गायना है, आपके इजराइल है, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड हुआ, ओमान हुआ, रशिया हुआ, सिंगापुर, यूके, युगांडा, तंजानिया और श्रीलंका, इन सभी देशों में। ये बात भागवत करद जो है राज्यसभा के, उन्होंने बताया। साथ साथ में 2022 में गवर्नमेंट ने इस बात को भी इन्फॉर्म किया था कि हम अपनी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड जो है ज्यादातर हम रुपया में करेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये पूछ देगा कि भाई ये होता क्या है, खास करके पूछ देगा वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है। आरबीआई के बारे में प्रश्न पूछ सकता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसी भी प्रकार की इकोनॉमी से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, खास करके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में। कुछ हम मॉडल क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है आपका असम पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड कि विच इंडियन स्टेट रिसेंटली कर्व्ड आउट टू 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ 26। कौन ऐसा भारतीय राज्य है जिन्होंने अपना जिलों की संख्या बढ़ाया, 13 नए जिलों की स्थापना की है, अब उसके पास 26 जिले हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, हाल फिलहाल में आपको पता होगा 2014 में 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिलों की स्थापना की है, अर्थात 26 अब जिले उनके पास है। तो राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश है। उसी प्रकार से एक प्रश्न और है, 10th शेड्यूल्स
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स है, मतलब भाई 10वां जो हमारा शेड्यूल है, अनुसूची है, उनमें से इनमें से कौन सी सब्जेक्ट जो है 10वां में है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ, लैंड रिफॉर्म हुआ, एंटी डिफेक्शन, पंचायती राज। तो एंटी डिफेक्शन राइट आंसर। ऑफिशियल लैंग्वेज तो आप कहेंगे तो 8 शेड्यूल्स के अंदर में है, लैंड रिफॉर्म से 7th शेड्यूल्स के अंदर में बात करता है, आपका 9th में बात करता है आपका लैंड रिफॉर्म, आपका एंटी डिफेक्शन लॉ 10th में बात करता है, पंचायती राज जो है आपका किस में बात करता है? पंचायती राज तो 12th में बात करता है आपका, तो ये आपका 11th में बात करता है, 12th में आपका तो इस तरीके से 10 शेड्यूल है हमारे संविधान के अंदर में, सॉरी 12 शेड्यूल है। 12 के बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके से एक ट्रिक है, इसका ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी के टेरिटरी होता है, पहले शेड्यूल में टेरिटरी से संबंधित बात करता है, सेकेंड शेड्यूल में इमोलुमेंट से संबंधित बात करता है, थर्ड में अफर्मेशन, फोर्थ में राज्यसभा, फिफ्थ में शेड्यूल्स एरिया के बारे में आपको आप कह सकते हैं, 6 के अंदर में अदर शेड्यूल्स एरिया, और 7th में फेडरेशन से संबंधित लिस्ट की बात करता है, यूनियन लिस्ट हुआ, कंकरेंट लिस्ट हुआ, स्टेट लिस्ट हुआ। फिर 8 में आपके ऑफिशियल्स लैंग्वेज हुए, 9 में आपका लैंड रिफॉर्म हुआ, 10 में आपका डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ हुए, 11th में आपके पंचायती राज हुए, और 12th में आपके म्युनिसिपैलिटीज हुए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में कई बार शेड्यूल्स इंडियन पॉलिटी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडिया फर्स्ट गोल्ड एटीएम हैज बीन टू इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो हैदराबाद में पहली बार जो है गोल्ड आपको फिजिकली आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एटीएम जाइए, वहां से आपको गोल्ड खरीद सकते हैं। सो गोल्ड एटीएम की स्थापना की गई है हैदराबाद के अंदर में। तो ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द स्टैच्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री। किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर में जो एफसी जो कह सकते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है किस मंत्रालय के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करें। मैं आशा करता हूं कि ये आपको आता होगा, और आता नहीं है तो उसके बारे में आप सर्च करें और कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में लिखें। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही।